नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको जीके फास्ट रिवीजन टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे और ये 25 क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि अलग-अलग बुक्सों से, एनसीईआरटी से, अलग-अलग नोट्स से निचोड़ निकाल के ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है ना? तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है ना? और दोस्त आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर किसी भी प्रकार का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं ये 25 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा देते हैं ना, तो समझिए आप सिलेक्शन के नज़दीक है। तो दोस्त वीडियो को ना आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? और बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, आपने कर भी पाया कि नहीं कर पाया और कर पाया तो कितना कर पाया। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम सीधे पॉइंट्स पे आते हैं और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक जो है आखिर उनके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन सी है श्री अरविंदो घोष या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक लिखे थे। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना? बस आपको ध्यान से देखते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है प्रश्न 2 नंबर बोल रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन ए है कोलकाता या फिर ऑप्शन बी है बॉम्बे या फिर ऑप्शन सी है सूरत या फिर ऑप्शन डी है लाहौर। तो देखिए दोस्तों अगर जिनको भी जानकारी है ना कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आप आराम से अपनी जवाब दे सकते हैं, इसमें अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि कोलकाता। देखिए कोलकाता में ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किए थे। समझ में आएगा ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और 3 नंबर प्रश्न पे, ठीक है? वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो ना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स के देखेंगे और आपकी राय को साझा करेंगे। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। पूछ रहा है कि बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? देखिए बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए है 1453 में या फिर ऑप्शन बी है 1777 ईस्वी में या फिर ऑप्शन सी है 1779 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी है 1812 ईस्वी में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये जो बोस्टन टी की घटना है ये 1773 ईस्वी में घटित हुई थी और ये क्वेश्चन सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वीवीआई है। ठीक है ना? तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि बोस्टन टी की घटना 1773 में घटित हुई थी। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? ये प्रश्न जो है समझिए कि काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था। यानी कि नाई धोबी जो बंद सामाजिक था ना उसका बायकॉट एक स्वरूप था जो कि वर्ष कब आया था? 1919 में। ठीक है ना? तो आप बताइए कि इस किसके लिए एक स्वरूप था? ऑप्शन ए है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था या फिर ऑप्शन बी है निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध लाया गया आंदोलन था या फिर ऑप्शन सी है जमींदारों और गांवों की निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम था या फिर ऑप्शन डी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्त। कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर बताते रहिए आप कितना क्वेश्चन सही किए और बस वीडियो को ना आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मालूम चलेगा आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो देखिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कौन? नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट। ठीक है ना? इसको आप जरूर ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और आज का जो अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि संगम युग में उरेऊर किस लिए प्रसिद्ध यानी कि विख्यात था?
जो संगम युग में जो होता है ना उरेर किसके लिए प्रसिद्ध था या फिर विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर ऑप्शन बी है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा है ना तो दिल से एक लाइक होना चाहिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, और सब्सक्राइब तो बिना किए हुए जाना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी और बच्चे का भविष्य बदल सकता है कि नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका 5वां नंबर सवाल है। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। किसके लिए महत्वपूर्ण केंद्र था? तो कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? संगम युग में उरेर। उरेर जो है संगम युग में कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए हम आपको इसलिए इतना समय दे रहे थे कि आप खुद इसका आंसर बताइए। सही हो या गलत आपको क्लियर तो हो जाएगा ना कि हमें को जानकारी है कि नहीं, जानकारी है तो हम तो बतेइबे करेंगे, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और 6 नंबर सवाल पे। बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको समझाया जाएगा। देखिए 6 नंबर बोल रहा है कि जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? मतलब जितने भी सिंधु सभ्यता के मोहर प्राप्त हुए हैं ना उसमें से आखिर कौन-सा वृक्ष जो है उसकी आकृति बहुत ज़्यादा मिली हुई है? ऑप्शन ए है आम की, या फिर ऑप्शन बी है पीपल की, या फिर ऑप्शन सी है साल की, या फिर ऑप्शन डी है पारिजात की। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पीपल की। देखिए सिंधु सभ्यता में ना जितने भी मोहरे में अधिकांश तौर पे उस पे पीपल की आकृति बनी हुई दिखाई देती है। इससे मतलब क्या निकलता है कि आपको वृक्ष की जो आकृति थी वो पीपल की आकृति होती थी। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और 7 नंबर। देखिए ये जीके फास्ट रिवीजन है, तो इसमें हम आपको नहीं समझा पाएँगे। आपको हम जो है बिहार स्पेशल का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें हमको थ्योरी और मैप के माध्यम से भी सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आप देख भी सकते हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं आप जाके देखिए, आपको इतना इम्पोर्टेंट लगेगा ना कि आप खुद बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्वेश्चन आपको हूबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो देखिए ये 7 नंबर सवाल है। सवाल है कि मराठी उपन्यास प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? प्रसिद्ध जो मराठी उपन्यास है उसके मृत्युंजय का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु खाड़ेकर, या फिर ऑप्शन बी है रंजीत देसाई, या फिर ऑप्शन सी है शिवाजी सामंत, या फिर ऑप्शन डी है भालचंद नेवाड़े। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहे उपन्यास की बातें कर रहे हैं, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास के बारे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जो कि मृत्युंजय के लेखक कौन है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन जब भी रहता है तो आप मैं खुद समय देता हूँ कि आप खुद बताइए। हम 5 सेकंड 2 सेकंड खुद रुकते हैं कि आप बताइए, ताकि आपको जानकारी हो कि कौन-सा क्वेश्चन का हम सही आंसर बताएँ और कौन क्वेश्चन थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि शिवाजी सावंत। देख लीजिए ऑप्शन सी, यानी कि इसका शिवाजी सावंत सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मृत्युंजय के लेखक है, यानी कि मराठी है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये इतिहास से क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि ये इतिहास से क्वेश्चन है, और वो भी ये इतिहास से कौन सा क्वेश्चन है आप खुद बता दीजिएगा, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि जो बंगाल का वास्तविक सूबेदार है उसे किस घटना ने बना दिया? पलासी की लड़ाई ने बना दिया, या फिर बक्सर की लड़ाई में बना दिया, या फिर ऑप्शन सी है इब्राहिम खान के फरमान ने बना दिया, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसका ईयर भी याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा? पलासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 में हुआ था। पता है ना? 1757 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये क्वेश्चन बार-बार ऐसे करके पूछता है, आप ज़रूर इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब तो आप बता ही सकते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बक्सर की लड़ाई में ना बंगाल का सूबेदार वास्तविक मालिक बनाया गया था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का जो है 9वाँ नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि जो जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था?
नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? ऑप्शन ए है बिशन दास, या फिर ऑप्शन बी है उस्ताद मसूर, या फिर ऑप्शन सी है मनोहर, या फिर ऑप्शन डी है अबुल हसन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? और आपको वक़्त भी दिया जा रहा है कि आराम से क्वेश्चन को आप सही तरीके से बताइए। आप खुद देख रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन उठाकर लाए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर ने नादिर उल असर की किताब से नवाजा था। किससे नवाजा था? उस्ताद मसूर को नवाजा था। समझ में आया? किसको नवाजा था? उस्ताद मसूर को नवाजा था। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 10 नंबर सवाल देखने। ठीक है ना? 10 नंबर सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था? बताइए, जो गजनी था, सुल्तान था, वो मोहम्मद किस, यानी कि गजनी का जो सुल्तान था मोहम्मद, किस चोल राजा के समकालीन था? इस मोहम्मद की बातें कर रहा है, ठीक है ना? किस चोल राजा के समकालीन था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, या फिर ऑप्शन बी है राजेंद्र द्वितीय, या फिर ऑप्शन सी है विजयालय, या फिर ऑप्शन डी है राजराज प्रथम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा वीवीआई, ये भी क्वेश्चन हम आपको सारा तो सारा वीवीआई ही करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ये चाहे वो है, ठीक है ना? सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा, ऑप्शन ए, इसका सही आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। यानी कि गजनी का जो सुल्तान था मोहम्मद, ये राजेंद्र प्रथम, यानी कि ये चोल राजा था, उसी के समकालीन था। ठीक है ना? तो राजेंद्र प्रथम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आनंद राज सागर, ठीक है ना, जलाशय, आनंद राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आनंद राज सागर जलाशय के निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है चोल, या फिर ऑप्शन बी है पाल वंश, या फिर ऑप्शन सी है मराठा, या फिर ऑप्शन डी है विजयनगर। बताइए किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? हम आपको 5 सेकंड का समय भी दे देते हैं ताकि आप आराम से बना दीजिएगा, क्योंकि आपको 5 सेकंड एग्जाम में भी बहुत कम समय मिलता है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि विजयनगर। याद रखिए विजयनगर के जो शासक थे ना, यानी कि वंश थे, उन्होंने आनंद राज सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? जब भी मंगोल शासक की बात आती है, चंगेज़ खान सबसे खतरनाक शासक था, आपको भी मालूम है। पूछ रहा है कि मंगोल शासक चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो चंगेज़ खान था, वो उनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1210 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1219 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन सी है 1227 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 1235 ईस्वी में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम है कि चंगेज का मंगोल शासक भाई इतने भूखेड़े थे, इतने भूखे थे कि वो मतलब मार भी करते थे और खाना भी साथ में लेके चलते थे, लंच बॉक्स में, जिसको बोला जाता है अभी के वक़्त में टिफ़िन, ठीक है ना? खाते रहते थे और उसके बाद से पूरी लड़ाइयाँ इसी तरीके से करते रहते थे, है कि नहीं? उसी में जो चंगेज का जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक शासक था, ठीक है ना? अगर बात करें इतिहास में तो चंगेज खा से खतरनाक शासक कोई नहीं हो सकता है कि नहीं? तो इसका मृत्यु की बात पूछता है तो मृत्यु कब हुआ था? तो 1227 ईस्वी में, ठीक है ना? यानी कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? पूछ रहा है कि खिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? देखिए खिजाली जो थे ना एक रचनाकार थे, ठीक है ना? लेकिन किसके शासनकाल में वो प्रसिद्ध रचनाकार थे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बलबन के, या फिर ऑप्शन बी है अकबर के, या फिर ऑप्शन सी है जहांगीर के, या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी के। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हम बताते ही चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ना अपनी राय और जवाब देते जाइएगा ताकि आपको मालूम चले कि आपका कितना सही आंसर हुआ है। दोस्त फिर से रिक्वेस्ट कर देना चाहते हैं, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। अगर आप सच में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका 10 प्लस ही जाएगा। बस ईमानदारी से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अकबर के शासनकाल में खिजाली जो था एक प्रसिद्ध रचनाकार था। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है यानी कि अगला प्रश्न 14 नंबर सवाल है। ठीक है ना?
बोल रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन-सी है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें सबसे प्रमुख अधिकार कौन-सा है? ऑप्शन ए इकट्ठा होने की आज़ादी, ऑप्शन बी है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए। ये संविधान से सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, ये जो अधिकार है ना, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है ना? तो यही प्रमुख अधिकारों में से सबसे ज़्यादा ये अधिकार है, ठीक है ना? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि ऑप्शन सी यानी कि ज़िंदगी में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, उसी की मैं ये बात कर रहा है। अब हम चलते हैं आज का 15 नंबर सवाल यानी कि 14 के बाद 15 नंबर है। 15 नंबर सवाल है, बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई और थोड़ा-सा हार्ड हो सकता है। बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मत के ज़रिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है या फिर ऑप्शन बी है सांसदों तथा राज्य के विधायकों को मत की संख्या समान होती है या फिर ऑप्शन सी है सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक एक का मत होता है या फिर ऑप्शन डी है सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। देख ले थोड़ा सा ये आपको हार्ड लग सकता है, ठीक है ना? जो भी आपको पढ़े होंगे पोलिटी आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है ना? हम आपको इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँ मालूम है ना? आपको आपको ईजी भी कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद से आपको मॉडरेट भी कंप्लीट करवा रहे हैं और आपको हार्ड भी क्वेश्चन कंप्लीट हो ताकि आपको अनुभव हो जाए क्वेश्चन बनाने की और एग्जाम हॉल में आप यूं ही बना के आ जाइए, दूसरों से आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आ जाइए। बस मेरा एक ही है सर्वोपरि ये चीज़ है कि बस आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना दोस्त? हमारी मेहनत हमेशा जारी रहेगी और ये सफलता एकेडमी हमेशा आपके हर एग्जाम में साथ खड़ा रहेगा, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए, फिलहाल में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रत्येक सांसद या विधायकों के मतों की संख्या समान होती है। ध्यान से देखते चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ऐसे टिक लगा के भी रख सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एकल हस्ताक्षरी मत के ज़रिए समानुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए यानी कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद होते हैं और उसको से विधायक मतों की संख्या समान होती है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ये भी आपको पॉलिटी से सवाल है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है 16 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा है कि वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि अगर मानते हैं सपोज दैट कि कोई यूनिवर्सिटी है, ध्यान से समझिएगा, कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना? कोई यूनिवर्सिटी है, अगर मानते हैं किसी भी प्रकार का सेशन लेट हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना? लेकिन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक स्टेट है, वो जाकर कुछ भी सकता है कि सर ये प्रॉब्लम थी कागज़ की या फिर कोई ये प्रॉब्लम थी इसीलिए, लेकिन आप उस पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर सरकारी कोई विद्यालय है, अगर वहाँ पे खान-पान की कोई दिक्कत है या फिर वहाँ पर 6 से 14 वर्ष की शिक्षा में जो है लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, उनके साथ कुछ शोषण हो रहा है, तो आप आराम से जब सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो उस पे वो फटकार भी लगाएँगे, यहाँ तक कि उन जो भी व्यक्ति है उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन यूनिवर्सिटी को सिर्फ बोला जा सकता है कि आप सेशन सही से लीजिए और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है? लेकिन आप उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में आता है, समझ में आ गया ना? इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी चीज़ें आती है उस पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ज़बरदस्ती तरीके से कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। उसको सिर्फ़ एक राय बोला जा सकता है कि भाई आप इस चीज़ को लागू कीजिए, ठीक है ना? उसी लिए पूछ रहा है, बोल रहा है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय इस पे कार्रवाई किया जा सकता है, तो नहीं, ये भी सही है। दूसरा बोल रहा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। हाँ, बिल्कुल सही होगा, यानी कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बल्कि जब माने कर्तव्य होगा कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कोई कंपनी है, 8 घंटे ड्यूटी करा रही है, ठीक है ना? 8 घंटे ड्यूटी करा रही है, अगर उसको मानते हैं कि 10 घंटे करा लेना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है क्योंकि वो कंपनी का काम है कि 8 घंटे हाँ, ये राय दिया जा सकता है कंपनी को कि भाई आप समय से हर मज़दूर को उतना मज़दूरी दीजिए ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके थे। ठीक है ना? ये सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है। तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है ना?
कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल होगा। अब वे न्यायालयों के द्वारा वर्तनीय नहीं ना है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, ठीक है ना? तो उसी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए केवल 1 होगा या फिर ऑप्शन सी, सॉरी, ये ऊपर जाना चाहिए तो ये आगे है, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों होगा, या फिर ऑप्शन डी नहीं 1 होगा और नहीं 2 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा। समझ में आ गया ना? यानी कि दोनों हमारा सही आंसर होगा। ये भी होगा और ये भी होगा। समझ में आ गया ना? किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा आप वीडियो सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी सब बातें और अपनी साझा करेंगे जो भी चीज़ें होगी, ठीक है ना? अब देखिए ये 17 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है, भारतीय दंड संहिता की कौन-सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? जैसे मानते हैं कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसको आप गर्भपात करवाते हैं, तो कौन-सी धारा जो है आप पे लगाई जा सकती है, ठीक है ना? अगर बिना महिला की इजाज़त से आप ये करते हैं तो। ऑप्शन ए है धारा 312, या फिर ऑप्शन बी है धारा 313, या फिर ऑप्शन सी है धारा 314, या फिर ऑप्शन डी है धारा 315। देखिए सीक्वेंस वाइज़ दिया गया है, यानी कि 12, 13, 14, 15, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है। तो जिन भी विद्यार्थियों को जानकारी है, आराम से इसका हल किया जा सकता है। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धारा 313, ठीक है ना? धारा 313 आपका लगाया जा सकता है। तो मानते हैं कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर आप उसका एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, तो बिना उसकी इजाज़त के आप नहीं करवा सकते। अगर आप उसके बिना इजाज़त के करवाते हैं, तो आपके ऊपर धारा लगेगा 313। समझ रहे हैं ना? तो इसी के ये बारे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? 18 नंबर प्रश्न पे, 18 और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। ये ज्योग्राफी से सवाल है, ठीक है ना? ये ज्योग्राफी से सवाल है। पूछ रहा है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब पूछ रहा है कि वैसे संसाधन जैसे कोई भी सामान हो गया, अगर आप लगातार उसका दोहन कीजिएगा तो एक ना एक दिन समाप्ति होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय, या फिर ऑप्शन बी है अनवीकरणीय, ऑप्शन सी है संरक्षित, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, हम आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि नवीकरणीय में अनवीकरणीय बहुत सारे विद्यार्थियों को ना कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो पहले हम सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से ये जान लेंगे, ठीक है ना? तो देखिए, ये बोल रहा है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल हो गया, जो कि आपको निकाला जा रहा है, एक ना एक दिन पेट्रोल भी ख समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से कोयला हो गया, कोयला भी कितना ज़बरदस्त तरीके से खनन किया जा रहा है, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा, वैसे संसाधन जो अनलिमिटेड नहीं है, अनवीकरणीय, अनलिमिटेड, यानी कि अनवीकरण उसको बोला जाता है। यानी कि वैसे संसाधन जो अनलिमिटेड नहीं है, लास्ट में नहीं ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना? वैसे संसाधन जो अनलिमिटेड नहीं है हमारे पृथ्वी पे, उसी को बोला जाता है वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएँगे। अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जो कि आपको एक याद कीजिएगा, एक छोड़ दीजिएगा। मैं अनवीकरणीय मतलब अनवीकरणीय अनलिमिटेड नहीं है। तो जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ें अनलिमिटेड नहीं है। एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और उसको लगातार आप दोहन करते रहिएगा, यानी कि यूज़ करते रहिएगा, तो है कि नहीं? लेकिन वही बात करें नवीकरण, जैसे सूर्य का प्रकाश, टरबाइन से चलता हुआ आपको बिजली उत्पन्न करना, है कि नहीं? तो ये तो नवीकरणीय है, ये तो कभी जल्दी समाप्त नहीं होगा। सूर्य से प्रकाश जो सौर ऊर्जा बनता है, उसको बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना? वो तो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना? तो उसको बोला जाता है नवीकरणीय, और जो समाप्त हो जाएगा उसको बोला जाता है अनवीकरणीय। समझ में आ गया ना? तो हम आपको उदाहरण बता दिए कि अनवीकरणीय में कौन-सा हो जाएगा, आपको पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ें अनवीकरणीय है, जो कि अनलिमिटेड नहीं है। नवीकरणीय में तो सूर्य का प्रकाश हो गया, टरबाइन से उत्पन्न हुआ बिजली हो गया, हवा से चलता हुआ, ये सब चीज़ें नवीकरणीय है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको एक लाइन में भी समझा के जा सकते थे, लेकिन वैसे समझाने का क्या फ़ायदा जो आपको समझ में ही नहीं आए। एग्ज़ाम में जाके आप यूँ ही बना के ना आए, क्या फ़ायदा? इसलिए हम आपको 2-3 बार सारी चीज़ें समझाते रहते हैं, ताकि आपको आराम से समझ में आता रहे। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो है 19 नंबर सवाल है। ध्यान से सवाल को देखिए। बोल रहे हैं कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? जैसे मानते हैं कोई पहाड़ है, ठीक है ना दोस्त? ध्यान से देखिएगा, पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये भी पहाड़ है। यहाँ से पानी निकल रही है, ठीक है ना? यानी कि नदियाँ निकल रही है। नदियाँ जब निकलेगी तब पहाड़ पर तो ठोकर मारेगी, इस पे भी बहुत सारे मिट्टी लेकर आएगी, गाद लेकर आएगी, तो ये क्या कर रही है? धीरे-धीरे इसको क्षति पहुँचा रही है, यानी कि क्षय कर रही है। ले आके नदियाँ क्या करती है? अपना ज़मीनी पे स्तर पे ले आके ज़मीन पे इसको बिखेर देती है। तो इसी के बारे में ये पूछ रहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा
क्षय को क्या कहते हैं, यानी कि क्षय करने वाले को क्या कहते हैं? हवा के माध्यम से हो सकता है, हिम के माध्यम यानी बर्फ के माध्यम से होता है, पवन के माध्यम से, जल के माध्यम से हो सकता है। ऑप्शन बी है कायांतर बोला जाता है, या फिर ऑप्शन बी है अपवर्तन बोला जाता है, या फिर ऑप्शन सी है, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए, इसको अपक्षय बोला जाता है, या फिर ऑप्शन डी है इसको अवसादन बोला जाता है। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है दोस्त? अपरदन बोला जाता है। कटाव को ही अपरदन बोला जाता है। जैसे मानते हैं कि किसी को काटते हुए कोई नदी आ रही है, वो कहने का मतलब वो बर्फ हो सकता है, वो आपको पहाड़ हो सकता है, उसको काटते हुए अगर आगे बढ़ रही है, तो क्या कर रही है? अपरदन कर रही है, यानी कि क्षय तो कर ही रही है, उसी को बोला जाता है अपरदन कर रही है। अगर इसको लेके जमीन पे साइड-साइड में मिट्टियाँ लगा दे रही है, तो इसको निक्षेपर बोला जाता है। इसको निक्षेपर बोला जाता है। याद रखिएगा। समझ में आ गया ना दोस्त? इसी तरीके से आपको सारा चीज़ बताते चल रहा है ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। और उसके बाद भी किसी प्रकार का दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो है उत्तर-पश्चिम भाग जो है एरिया, यानी कि ये वाले एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया के उत्तर-पश्चिम ये वाला एरिया की बातें कर रहा है, ठीक है ना? कि बाघ को अमेरिकी कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बोरो, या फिर ऑप्शन बी है अरेबिका, या फिर ऑप्शन सी है रोबेटा रोबेटा, या फिर ऑप्शन डी है नरमा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरमा। देखिए नरमा को भारत के जो उत्तर-पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास है और इसी किस्म के नाम को नरमा बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो इसको बोला जाता है नरमा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। ध्यान से देखते चलिएगा। अगर दोस्त वीडियो को अगर हमारी मेहनत आपको सही में पसंद पड़े ना, तो वीडियो को दोस्त लाइक ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल सब्सक्राइब किए हुए जाना भी नहीं है, ठीक है ना? कमेंट में एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए आज का 21 नंबर और देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यथ के नाम से जाना जाता है? याद रखिए क्या बोल रहा है? ब्यथ के नाम से जाना जाता है। किस नदी को ब्यथ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है झेलम को, या फिर ऑप्शन बी है तवी को, या फिर ऑप्शन सी है, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए। ऑप्शन सी है जैस्कर को, या फिर ऑप्शन डी है श्लोक को। बताइए, स्वयोग को। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहना है, अपनी राय देते रहना है, अपनी जवाब देते रहना है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम की, यानी कि झेलम नदी जो है ना, उसको ब्यथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको झेलम को ब्यथ के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है ना? बोल रहा है कि तिवी पर्वत जो है, यह किस राज्य में स्थित है? जो तिवी पर्वत है, वो आखिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है नागालैंड में, या फिर ऑप्शन बी है गुजरात में, या फिर ऑप्शन सी है पंजाब में, या फिर ऑप्शन डी है मणिपुर में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको नागालैंड में। जो तिवी पर्वत है, ये नागालैंड राज्य में स्थित है। समझ में आ गया ना? तिवी पर्वत नागालैंड में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर बोल रहा है सवाल कि कोयला का जलन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है ना? आप बोल सकते हैं बहुत सारा आपको देखा होगा कि 2 गो चीज़ मिलता होगा, भौतिक और एगो होता हैगा रासायनिक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोयला का जलन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन बी है द्वीप विस्थापन अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन सी है स्वर्ण संयोजन अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, आप आराम से जवाब देते चलिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सवाल हल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आप क्वेश्चन जो है ना ध्यान से देखते रहिए, हम तो बताते ही चलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बता चलेंगे तब तक फिर आपको जानकारी अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया के द्वारा कोयला का जलन होता है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 24 नंबर सवाल में बोल रहा है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। जो फ्लाई ऐश प्रदूषण है, वो किससे होता है? ऑप्शन ए खनन से, या फिर ऑप्शन बी है ताप विद्युत संयंत्र से, या फिर ऑप्शन सी है उर्वरक उद्योग से, या फिर ऑप्शन डी है तेल शोधन से। बताइए फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है वो किससे होता है? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त, फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है वो किससे होता है? होता है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र से होता है। समझ में आ गया ना?
अब हम चलते हैं आज का आखिरी सवाल देखने और सबसे बेहतरीन सवाल होता है और आपके घरों में भी ये चीज़ें लगी हुई यानी कि तुलसी जी की बात कर रहा है, यानी कि तुलसी के जो औषधि है, पौधे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? आपको मालूम है कि तुलसी का औषधीय गुण कितने ज़्यादा है, ख़ासकर जब सर्दी-जुकाम होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है इनका। इनका काढ़ा बना के पीने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिलता है कि नहीं? उसी के बारे में ये बात करें, आखिर किसके कारण से इसका औषधीय गुण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है लिथियम बाइकार्बोनाइट या फिर ऑप्शन बी है कार्बनिक अम्ल या फिर ऑप्शन सी है अकार्बनिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी है फिनोल फेलोनाइट्स। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिनोल फ्लोनाइट्स। देखिए ये तुलसी के जो पौधे होते हैं ना, उसमें ये हमेशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें और इसी को बोला जाता है फिनोल फेलोनाइट्स। इसी औषधि के कारण हमारे जितने भी रोगों में तुलसी का उपयोग होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्त देख सकते हैं आज का जो आखिरी सवाल समाप्त होता है और आप कमेंट में बताइए आप कितना सवाल कंप्लीट किए, ठीक है ना? और दोस्त वीडियो अच्छा लगे ना, दिल से अगर अच्छा लगे हमारी मेहनत और आपका रिज़ल्ट में अगर सहयोग थोड़ा-सा भी मिले, तो वीडियो को ना सब्सक्राइब बिना किए जाना नहीं है, ठीक है ना? और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताते जाइएगा, ठीक है ना? चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वन्स अगेन दिल से शुक्रिया। फिर से हम लेकर आएँगे एक शानदार वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है ना?